हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, जैसा कि आपको लग रहा है, अनुमानित है कि हो सकता है आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर टल जाए, है ना। हो सकता है आप प्रमोट भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं सामने। दोस्तों, हम फोर्थ सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग का, जिसमें अगर इसमें बहुत सारे बच्चों का बैक भी है, स्कूटनी के फॉर्म भी बहुत सारे बच्चे डाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम फुल डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़ने हैं फोर्थ सेमेस्टर में मैथ के, क्या उसका कंटेंट है दोस्तों, उसके पूरी के पूरी दोस्तों हम पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, सब कुछ हम बताएंगे, आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसके बारे में विधिवत हम पढ़ेंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हमने थर्ड सेमेस्टर का मैथ डिस्कस किया था A to Z टेस्ट वाइज, उसी तरह इसको भी कंप्लीट करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा मित्रों, है ना। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है, करड़ी, करड़ीगत राशि और करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। जैसे घातांक आपको पता है ना कि स्क्वायर में भी होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं द्विघात करड़ी, यानी कि क्या बोलते हैं इसे? अगर इंग्लिश में देखिए, एक और होता है जिसमें कि 3 होता है, इसे क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। इसे क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जो एक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं करड़ी, द्विघात करड़ी। और अगर यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर फोर्थ रूट वाला आ जाता है, यहाँ पे 4 लिखा रहेगा। अगर 5 रूट वाला आ जाता है तो यहाँ पे 5 लिखा रहेगा, 5 रूट, है ना। 5 रूट हो गया। यह क्यूब रूट है, यह आपका सेकेंड रूट यानी कि आपका स्क्वायर रूट है, यह फोर्थ रूट है। इस तरह हमने देखा था। लेकिन अगर यह रूट रहेगा तब इस तरह बोलेंगे, अगर रूट नहीं रहता है तब क्या बोलेंगे? जैसे कि अगर हम बोलें 4 का स्क्वायर निकालिए, तो आप तो 4 का स्क्वायर बता देंगे 16। अगर हम बोलेंगे आप 16 का स्क्वायर रूट बताइए, तो 16 का स्क्वायर रूट बताने के लिए आप क्या करेंगे? 16 में 4 गुणे 4 लिखेंगे। 4 गुणे 4 मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, स्क्वायर रूट की बात हुआ है। ये 2 पेयर बना रहा है। कितने पेयर बना रहे हैं? 2 पेयर। तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा। ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 16 चौका 64 होता, वहां पे अगर बोलते क्यूब रूट निकालिए 64 का, तो आप यहाँ पे 3 लिखते। क्यूब रूट बोला है तो 3 लिखते। तो इस तरह 4 का 3 बार गुणा होगा अंदर। कितनी बार? 3 बार गुणा होगा ना। 3 बार जब गुणा होगा तो ये 4 जो है एक बाहर निकलेगा, 3 पेयर बनाएगा। जैसे स्क्वायर रूट में 2 पेयर बनता था, यहाँ पे क्यूब रूट में 3 पेयर बनेगा, फोर्थ रूट में 4 पेयर बनेगा। इस तरह के बनेंगे दोस्तों संरचना, आपको पता होना चाहिए। तो जो दूसरा टॉपिक है हमें डिस्कस करना है, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा। यही जो बता रहे थे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल का मतलब जैसे आपको पता है, जैसे आप क्यूब रूट निकाल रहे थे 64 का क्या निकाल रहे थे आप? क्यूब रूट निकाल रहे थे, क्यूब रूट। यह हो गया आपका तीसरा मूल। तीसरा मूल है, घन मूल इसे बोलेंगे, घन मूल बोलेंगे, है ना। याद रखेंगे। जैसे हम बोलें कि अगर आप वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालिए, 16 का वर्गमूल निकालिए, इसे हिंदी में वर्गमूल बोलेंगे। और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर रूट बोलते हैं। याद रखेंगे। अगर वर्ग की बात करें, जैसे 4 का वर्ग निकालिए क्या होगा? तो 16 हो जाएगा। अगर घन की बात करें तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो बता देंगे 64 हो जाएगा। मित्रों, ये तो सिंपल सा है, आपको स्टार्टिंग अच्छे से तरीके से इसको पढ़ाएंगे, अच्छे से, बिल्कुल विधिवत। जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों, उसमें इसमें हमको पढ़ना है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करिए। किसी संख्या का वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल। जैसे हम बोल दिए आपसे कि जो वर्गमूल निकालना है आपको 0.09 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताइए क्या होगा इसका? वर्गमूल का मतलब समझ रहे हैं? यह स्क्वायर रूट के बारे में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपको पता है? 0.09 जो है उसका गुणा करेंगे, आप देखेंगे तो 0.3 गुणे 0.3 बन के आ गया। इसका मल्टीप्लाई किया तो 0.9 आ गया, 0.09 आ गया। तो इसमें जो 0.3 है ना, यही आपका हो जाएगा क्या? इस दशमलव प्रणाली का पूरा वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट 0.3 हो जाएगा। इस तरह हम डिस्कस करेंगे विधिवत, आप टेंशन न लीजिए। अगर नेक्स्ट बात कर लें दोस्तों, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्या का घनमूल निकालने के हैं, जो हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। जो पांचवा टॉपिक हमें पढ़ना है, प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता, प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के उछालने के कितने प्रायिकता हैं, संभावनाएं हैं। जैसे सिक्का है, मान लीजिए एक तरफ हेड लिखा है, एक तरफ टेल है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, ही तो होता है। तो इसको हम कितने तरीके से उड़ा सकते हैं, मतलब कि अगर उछालेंगे तो इसमें कितना संभावना है कि एक बार हेड आए एक बार टेल आए। तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 संभावना बनेगा, एक बार हेड आने की एक बार टेल आने की। तो हम आपसे बोलेंगे टेल आने की संभावना बताइए, तो बोलेंगे 1/2। हम बोलेंगे हेड आने की संभावना, तो बोलेंगे 1/2। तो दोनों का संभावना 1/2 ही है। एक बार हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए। लेकिन अगर 2 सिक्के हो जाते हैं सर, तब बताइए इसमें टेल टेल आने की संभावना कितनी है?
केवल टेल और टेल आने की संभावना। तो टेल और टेल एक बार आएगा, लेकिन सिक्का कितना है? 2 है। तो सिक्का जब 2 है तो 1/4 संभावना बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह निकालते हैं मित्रों, है ना? नीचे देखिए, किस पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना है? अब आपको पता है पासे में 6 चीज़ होते हैं, यानी कि 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अगर बोला जाए 1 आने की संभावना तो 1/6, अगर 2 आने की संभावना तो 2 बट्टे छ मतलब 1/6, फिर अगर 3 आने की संभावना केवल तो 1/6, क्योंकि पासा तो एक ही है, लेकिन अगर पासा 2 है तो अगर आपसे बोलेगा 2 आने की संभावना, दोनों में 2 आने की संभावना, 2-2 आने की, तो इसके लिए नीचे छछा का 36 छः का स्क्वायर कर देते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए मित्रों। हम बताएँगे विधिवत, आप टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका बैक तो नहीं लगने देंगे। जैसे थर्ड सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया है पूरा फुल मैथ, उसी तरह हम लोग सेकंड मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर का भी डिस्कस करेंगे। चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से, मतलब कि आप अगर बैक लगाए तब भी क्लियर कर लेंगे, वरना नहीं, जो फ्रेशर बच्चे हैं वह भी अपने अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और यही बात है कि दोस्तों, यहाँ से आपके यूपी टेट में भी क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा नहीं कि यूपी टेट वाले नहीं देखेंगे। यूपी टेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, तो आपको आपके लिए भी फायदे हैं। आप देखिए इसे, 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 5-6 नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए क्या है उसमें, 2 पासों को अगर एक साथ फेंकते हैं तो उसका प्रयोग, ये भी देख लेंगे कितनी संभावना इसमें बनेंगी 2 पासों को एक बार फेंकेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे, एक पासा यहाँ पर है मान लीजिए, देख लीजिए आप थोड़ा-सा हैंडल करिएगा, सर्कल नुमा तो नहीं होता है पासा, होता है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की तरह होता है, आप ध्यान से देखेंगे इसे। 2 पासे हैं, इस 2 पासों को अगर फेंकेंगे तो क्या-क्या संभावनाएँ बनेंगी? देखिए, एक तो 3 आ सकता है, हो सकता है 2 बार 3 आ जाए, हो सकता है दोनों में 4 आ जाए, हो सकता है दोनों में 6 आ जाए, हो सकता है, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है, 1 और 1 भी आ सकता है कि नहीं? इसी तरह आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 और 1 आ सकता है, 2 और 2 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है, 2 और 6 भी आ सकता है। इसी तरह आप 3 से भी स्टार्ट करेंगे, इसी तरह आप 6 से भी स्टार्ट करेंगे मित्रों। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह आप करते चलेंगे तो बहुत ही आनंद तरीके से, बिल्कुल विधिवत, बिना स्ट्रेस के आप मैथ सीख सकते हैं। मैथ में कुछ नहीं है, हवा होता है सिर्फ। नेक्स्ट देख लेते हैं, संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। जैसे जितने भी संभावनाएं होते हैं, जैसे अगर आपसे बोले हम गर्मी और ठंडी और जो वर्षा ऋतु है, इसकी संभावनाएं बता दीजिए। तो आपको पता है 3 मौसम होते हैं जनरली, अगर बात करें, वैसे तो आपका बहुत मतलब कि बसंत ऋतु भी होती है, वैसे 4 ऋतुएं होती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आपका जो ऋतु है भैया 3 होता है, मुख्य ऋतु जो हम जानते हैं, जनरली सारे बच्चे जानते हैं, वर्षा, गर्मी, आपका ठंडी, यही होता है ना। तो इसमें अगर आपसे बोले वर्षा होने की संभावना बता दीजिए, तो बोलेंगे 1/3, क्योंकि मौसम तो 3 ही है और उसमें वर्षा होने की संभावना आपने बता दिया, तो कितनी है? 1/3 हो गया। वर्षा वाला मौसम होने की संभावना 1/3 हो गया। गर्मी वाला मौसम होने की संभावना तो 1/3 फिर से। इस तरह आप बताते हैं, ठीक है मित्रों? चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका एवं बहुलक। देखिए, माध्यिका और बहुलक अगर आप भूल गए हैं तो थर्ड सेमेस्टर वाला पढ़ के आएंगे। माध्यिका, माध्य, सारा सब कुछ बताया। माध्यिका निकालने की 2 विधियां थी। माध्य निकालने का तो हमने बता दिया था, सिंपल है, सबको जोड़िए, नीचे जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन माध्यिका निकालने का ट्रिक भी बताया था आपको, और माध्यिका निकालने के 2 फार्मूला बताया था, एक इवन का, एक ऑड का। एक इवन, एक ऑड, हमने बताया था कि नहीं बताया था? ऑड वाले में क्या था? n+1/2 था, यह था? बताइए, ऑड वाले में यही था ना भैया, n+1/2। लेकिन जो इवन वाला था उसमें क्या था? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान में 2, यह था। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं बिल्कुल आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा। इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, बिल्कुल विधिवत पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। त्रिकोणमिति अनुपातों की अवधारणा तथा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसका कोणों को जो अनुपात होते हैं ना, क्या होते हैं, इसके बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे, आप टेंशन न लीजिए। त्रिकोणमिति तो उड़ा के रख देंगे भैया हम। चलिए नेक्स्ट, लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेलन का अगर पूछा जाए, बेलन का अगर एरिया बताइए आप, तो पता है क्या बताएंगे आप? जैसे बेलन बना दिए, बेलन देख रहे हैं, बेलन बन गया। बेलन का अगर पूछे हम आपसे कि भैया इसका एरिया बताइए, तो आप बोलेंगे 2 सर्कल ऊपर है, 2 सर्कल नीचे है, तो पहले तो यही हो जाएगा 2πr²। हम बोलेंगे शाबाश मेरे शेर। फिर अब क्या बोलेंगे? अब ये जो बीच वाला है उसका कहाँ जाएगा सर? इसका भी तो होगा, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा, इसका हो जाएगा 2πrh। क्या हो जाएगा? 2πrh। 2πrh होगा, 2πr² प्लस हो गया। अब 2πr दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो 2πr कॉमन कर लिए, तो बच गया r+h। ये हो गया जो सिलेंडर है, जो आपका बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो आपका ये बीच वाला पोर्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर वाला पोर्शन, मतलब किसा बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया है, CSA, वो कितना होगा? तो बोलेंगे 2πrh।
2 पाई आर एच होगा। लेकिन अगर बोले बेलन का आयतन बता दीजिए तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का क्या हो गया भैया, आयतन हो गया। क्यों पाई आर स्क्वायर एच? क्योंकि बेस का एरिया इंटू हाइट ही तो होता है। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी तरह निकालेंगे सबका दोस्तों, शंकु का भी निकालेंगे, सबका निकालेंगे। अगर शंकु का अगर पूछें शंकु कैसे बनता है तो आप बताएंगे शंकु सर तो ऐसे बनता है, कोन की तरह बनता है, ऐसे कोन ही तो होता है ना। इसका अगर एरिया पूछें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बता देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? पाई आर स्क्वायर एच, एच इसका होता है और जो यल होता है इसका साइलेंट हाइट होती है ना। नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, समीकरण, जो रेखीय समीकरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण के बारे में, जैसे x प्लस 1, ये भी एक रेखीय समीकरण, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी रेखीय समीकरण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, समलंब कितने प्रकार के होते हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं वृत्त की परिधि और व्यास के बारे में, वृत्त के बारे में सब कुछ। जैसे वृत्त है, यह वृत्त है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर एच होती है ना। अगर अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में अगर बोला जाए जो इसका कर्व सरफेस एरिया सिर्फ अर्धवृत्त का बता दीजिए तो आप बोलेंगे 2 पाई आर एच, नहीं दोस्तों गलती से अगर एच निकल गया हो तो माफ करिएगा। 2 पाई आर का आधा पाई आर हो जाता है। लेकिन अगर पूछे इसका संपूर्ण पृष्ठ एरिया बताइए, हाफ सर्कल का संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बताइए, तो आप बोलेंगे जो ये लाइन है सर ना, यह भी तो है, यह पूरा 2r है, तो 2r प्लस पाई आर यह हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया? समझ गए होंगे, हम जानते हैं आप लोग बहुत समझदार हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है इसके बारे में, इसके विकर्ण क्या होते हैं चतुर्भुजों के दोस्तों, संलग्न भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों को का बोध कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, जो नेक्स्ट है इसमें देखेंगे चतुर्भुजों के प्रकार कितने होते हैं, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सब चतुर्भुज में ही तो आते हैं। देखिए चार भुजा से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज ही तो कहते हैं। किसे और चतुर्भुज कैसे, अगर बोले हम चतुर्भुज का विकर्ण का फार्मूला बताइए तो आप पता है विकर्ण का फार्मूला क्या बताएंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि इसमें कितना एंगल बना है, देखिए चार भुजा है तो चार भुजा में जाहिर सी बात है 360 डिग्री मैक्सिमम बनेगा, 360 डिग्री बनेगा ना। इसके लिए फार्मूला आता है 2n प्लस आपका आ जाता है 2n प्लस 100, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट बेटा, 2n प्लस 4 इंटू 90 यह होता है, यह फार्मूला आप याद रखेंगे। अगर आपसे बोलता है बाय एंगल बताइए, ये तो हो गया अंत एंगल के लिए, जैसे यहाँ पे कितना था, कितनी भुजा थी, चार भुजा था तो 4 n की वैल्यू हो गई, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 9 36, 36, एक मिनट भैया, 12 9 108 होता है ना, एक मिनट रुकिएगा, तो एक मिनट बेटा गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक मिनट रुकिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोला जाता है कि, हाँ दोस्तों देखिए, जैसे अगर बोला जाए इसमें कि जितने आपके अंत एंगल हैं, मान लीजिए चार भुजा वाला है, मान लीजिए पांच भुजा है, बना दिए, पांच भुजा बना दिए, पांच भुजा वाला कोई आकृति है, इसमें बोला जाए आपसे अंत एंगल बताइए कितने का बनेगा, तो अंत एंगल के लिए फॉर्मूला आप लगा देंगे 2n-4, हम वहां पे प्लस कर दे रहे थे इस वजह से गड़बड़ा रहा था, 2n-4 इंटू 90 कर देंगे। अब 2n है, n की वैल्यू कितनी है, पांच भुजा है तो 5 रख देंगे, 5 दूनी 10, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 बचेगा, 6 9 54, यानी कि 540 डिग्री। 540 डिग्री क्या हो गया भैया आपका, यह हो गया अंतःकोण। लेकिन एक अंतःकोण की अगर बात करें तो एक भुजा, केवल इसमें अंतःकोण की बात करें तो 540/5 कर देंगे, 540/5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया 0, 5/40, 108 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पर रेखा बन रहा है, तो यह वाला बाह्य एंगल अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 180 में से 108 माइनस कर देंगे, जब 180 में से 108 माइनस करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। एक बाह्य एंगल का कोण जो पांच भुजा वाला है उसमें एक बाह्य एंगल का कोण 72 डिग्री होगा और अंत एंगल का कोण 108 डिग्री होगा, ये बात आप कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जो पांच भुजा है इसमें विकर्ण बताइए, विकर्ण निकालने के भी फॉर्मूला हमने आपको बताया है, देखिए इसमें क्योंकि पढ़ना है आपको विकर्ण कैसे निकालते हैं। इस पांच भुजा में विकर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए अगर चतुर्भुज है इसमें दो विकर्ण है कि नहीं, तो पांच भुजा वाले में कैसे निकालेंगे, 10 भुजा वाले में कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पांच भुजा में काउंट कर लेंगे, 10 भुजा वाला, 12 भुजा वाला, 20 भुजा वाले में कैसे निकालेंगे बताइए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है सिंपल सा, n इंटू n-3 अपान में 2। अब पांच भुजा है तो 5 रख लीजिए, 5 इंटू 5 में से 3 गया, कितना होगा 2, यानी कि 5 गुणे 2/2, तो 2 से 2 गया 5, यानी कि जो पांच भुजा वाला है इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, 5 विकर्ण बनेंगे। अगर 10 भुजा वाला रहता सर तो 10 इंटू 10 माइनस 2 मतलब 8/2, 2 चौके 8, 10 चौको 40, कितने विकर्ण बनते, 40 विकर्ण बनते। बताइए 40 विकर्ण आप काउंट कर सकते थे, नहीं ना, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको, चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज और चक्री
बिंदु की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। इतनी बातें हम पढ़ेंगे। आप एक कंटेंट्स जो आपको दिया गया है, पाठ्यक्रम आप इसे नोट कर लेंगे 4th सेमेस्टर का। यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें तो हम इसी तरह बता के डिस्कस कर दिए। इसमें कुछ नहीं है। हम चाहें तो इसे केवल और केवल दोस्तों 10 मतलब अगर अगर अच्छे से समझा कर बात करें दोस्तों 1 महीने में खत्म कर सकते हैं, रेगुलर। अगर एक टॉपिक को 1 दिन में भी खत्म करेंगे तो देख लीजिए कितने टॉपिक हैं, लगभग 20 टॉपिक होंगे, आप काउंट कर लेंगे। तो 20 टॉपिक मान लेते हैं 20 टॉपिक होंगे तो 20 दिन में खत्म होगा और 10 दिन रिवीजन कर देंगे, सारा खत्म हो गया मामला। समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मैथ में, मैथ को फोड़ के रख देने वाले हैं। ठीक है मित्रों? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि और बच्चे जुड़ सकें। चलिए मित्रों, धन्यवाद।